हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में। अगर आप हमारा मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट देखेंगे तो हम लोग ने पुराने वाले वीडियो में देखा था बैगिंग और बूस्टिंग टेक्निक क्या होता है। अब बैगिंग टेक्निक का जब हम बात करते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल जो बैगिंग टेक्निक फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये बैगिंग टेक्निक का पहला एल्गोरिथम हम लोग देखेंगे रैंडम फॉरेस्ट के बारे में। अब इस एल्गोरिथम बेसिकली सॉल्व होता है दोनों रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको पता रहेगा बैगिंग टेक्निक के बारे में मैं बोला था, पहली बात तो लेट्स से कि हमारे पास कुछ डेटा सेट है, हम लोग बहुत सारे मॉडल्स, बेस मॉडल्स ऐसे यूज करेंगे। लेट्स से एन नंबर ऑफ बेस मॉडल्स यूज करते हैं और ये सारे बेस मॉडल्स को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सैंपल ऑफ डेटा सेट देके इसको ट्रेन करेंगे पैरेलली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये हमारा पूरा का पूरा डेटा सेट है और हम लोग थोड़ा सा सैंपल ऑफ डेटा सेट इस मॉडल को प्रोवाइड करेंगे जिसको हम लोग यहाँ बोलेंगे M1, M2, M3, MN। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेस मॉडल्स। और ये बेस मॉडल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैसे टाइप का भी मॉडल हो सकता है, लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, लॉजिस्टिक हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन केस में सिर्फ क्लासिफिकेशन टाइप के एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। तो ये सारे डेटा सेट हम बेसिकली पास करते हैं इन सारे मॉडल्स को और फाइनली ये मॉडल बेसिकली प्रेडिक्ट करता है। एक बार हम लोग ट्रेन कर दिए तो ये मॉडल हम लोग बेसिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब एक बार ट्रेनिंग होने के बाद ये सारे मॉडल का बैगिंग में क्या होता है, कभी भी कोई भी न्यू डेटा आया, न्यू डेटा कभी भी न्यू डेटा आता है तो क्या होगा, लेट्स से ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। लेट्स से कि मॉडल 1 मेरा आउटपुट दे दिया 0, मॉडल 2 मेरा आउटपुट दे दिया 0, मॉडल 3 मेरा आउटपुट दे दिया 1 और मॉडल 4 और n आउटपुट दे दिया 0। तो फाइनल जो आउटपुट होगा इस न्यू डेटा का, हम लोग यहाँ पे एक थिंग यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेजॉरिटी वोटिंग क्लासिफायर। मेजॉरिटी वोटिंग क्लासिफायर, तो इसका मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा वोट करते हैं उस वोट को हम लोग लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए 000 बहुत सारा प्रेजेंट है बेस लर्नर्स में, तो इसका स्पेसिफिक आउटपुट आपको 0 आएगा ये न्यू डेटा का। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से बैगिंग टेक्निक चलता है। अब ये रहा क्लासिफिकेशन के केस में। रिग्रेशन के केस में क्या रहेगा, हमारा जो भी आउटपुट होगा ये स्पेसिफिक आउटपुट का हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एवरेज या मीन। ठीक है, तो यहां पे हम इसको जो बोलेंगे, हम इसको बेस लर्नर्स बोलेंगे। ये सारे अलग अलग बेस लर्नर्स हैं और ये बेस लर्नर को कुछ सैंपल ऑफ डेटा सेट मिलता है। ठीक है, अब जब हम रैंडम फॉरेस्ट का बात करें, चलिए अब हम जाते हैं रैंडम फॉरेस्ट के बारे में समझने के लिए। रैंडम फॉरेस्ट के बारे में समझने के लिए, अब रैंडम फॉरेस्ट के केस में ये भी स्पेसिफिकली बैगिंग टेक्निक ही यूज करता है। ठीक है, बट यहां पे थोड़े चेंजेस हैं बैगिंग टेक्निक। जब मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिकली बैगिंग टेक्निक, तो यहां पे थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, मैं जिस चेंजेस को आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा। लेट्स से कि ये मेरा पूरा का पूरा डेटा सेट है। ठीक है, ये मेरा डेटा सेट है और ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि रैंडम फॉरेस्ट एक बैगिंग टेक्निक है बट इसमें क्या स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं। लेट्स से कि ये मेरा डेटा सेट का साइज अगर मैं जाके देखूं, तो ये मेरा डेटा सेट का साइज है D। ठीक है, लेट्स से कि ये मेरा डेटा सेट का साइज है D। ठीक है, ये मेरा डेटा सेट का साइज है D। उसका मतलब इतने D नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ फीचर्स, लेट्स से कि मेरे पास टोटल M फीचर्स है, M। ठीक है, M फीचर्स में स्पेसिफाई कर रहा हूं और मेरा डेटा सेट का साइज है D। तो रैंडम फॉरेस्ट में जो हमारे बेस लर्नर्स होते हैं उसको हम लोग स्पेसिफिकली क्या यूज करते हैं, कौन से टाइप का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन ट्री। तो लेट्स से ये मेरा डिसीजन ट्री 1 है और लेट्स से ये मेरा डिसीजन ट्री 2 है। सिर्फ डिसीजन ट्री ही यूज होता है, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट में, और दूसरा एल्गोरिथम नहीं यूज होता है। ऐसे डिसीजन ट्री 3, ठीक है, डिसीजन ट्री 3, ऐसे ही करके मैं और एक और डिसीजन ट्री बना देता हूं। लेट्स से कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मैं 4 डिसीजन ट्री यूज कर रहा हूं। तो ये मेरे बेस लर्नर्स हैं। सो डिसीजन ट्री बेसिकली मेरे बेस लर्नर्स होते हैं। अब यहां रैंडम फॉरेस्ट में दो अमेजिंग थिंग्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब पहला डिसीजन ट्री को हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेक्निक अप्लाई करते हैं। बेसिकली हम लोग यहां पे सैंपल ऑफ डेटा लेते हैं विथ 2 टेक्निक्स। एक बोलते हैं हम लोग रो सैंपलिंग प्लस फीचर सैंपलिंग।
आप ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है। आप जब भी कोई सैंपल ऑफ डेटा लेंगे, आप बेसिकली रो को सैंपल करेंगे, थोड़े रोज ही लेंगे, सारे रोज नहीं लेंगे फर्स्ट डिसीजन ट्री के लिए, जस्ट थोड़े से रोज लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही थोड़े से कॉलम्स लेंगे या फीचर्स लेंगे, सारा फीचर्स नहीं लेंगे आप जब डिसीजन ट्री 1 को डेटा दे रहे हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फीचर्स है, F1, F2, F3, F4, F5, F6, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से कि डिसीजन ट्री 1 में हम लोग फीचर सैम्पलिंग मतलब थोड़े ही फीचर्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया F1, F3, F4, और वो फीचर्स को हम लोग डिसीजन ट्री 1 में दे देंगे ट्रेन करने के लिए डिसीजन ट्री को, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं रोज के बारे में, तो यहां पे भी हम लोग स्पेसिफिक सैंपल ऑफ रोज देते हैं, और वो स्पेसिफिक चीज को हम लोग बोलते हैं रो सैम्पलिंग, ठीक है। और एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं, रो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। ऐसे ही फीचर सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे रो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। क्यों रिप्लेसमेंट बोलते हैं मैं वो जस्ट समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहां पे जो हम रो ले रहे हैं, लेट्स से कि हम लोग डी डैश रो लेते हैं, और यहां पे फीचर्स जो सेट ऑफ या सैंपल ऑफ फीचर्स लेते हैं, हम लोग उसको बताएंगे, हम लोग उसको एम डैश बोल के इंडिकेट करते हैं। तो हमेशा याद रखिए एम डैश जो होता है उसका साइज शुड बी लेस देन एम, और डी डैश का जो साइज होता है शुड बी लेस देन डी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे आपको, जो हम लोग एम डैश ले रहे हैं उसका हमेशा लेंथ शुड बी लेस देन एम, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरा टोटल नंबर ऑफ फीचर्स 10 है तो ये एम डैश 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इट शुड बी लेस देन एम, ठीक है। सिमिलरली जो डी डैश है इट शुड बी लेस देन डी। डी क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। हमेशा जब भी हम रो सैम्पलिंग करते हैं हम सिर्फ सैंपल ऑफ डेटा पॉइंट्स देते हैं अपने बेस लर्नर को, तो ये डिसीजन ट्री प्रोबेबली ट्रेन होगा इस स्पेसिफिक डेटा पे। अब ऐसे ही हम लोग फिर से यहां पे रो सैम्पलिंग और फीचर सैम्पलिंग अप्लाई करते हैं, और जब मैं बोलूं रो सैम्पलिंग और रिप्लेसमेंट में ना, तो यहां पर डेटा पॉइंट्स रिपीट हो सकता है, थोड़े डेटा पॉइंट्स जो हो सकते हैं ना ये डेटा में, वो थोड़े रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरा स्पेसिफिकली ट्रेनिंग डेटा सेट है, राइट। तो इसमें से लेट्स से कि यहां जो जो डेटा दिया था मैं डिसीजन ट्री 1 में, थोड़े रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं रो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। सिमिलरली मैं और डेटा यहां भी दूंगा विथ रो सैम्पलिंग एंड फीचर सैम्पलिंग, और यहाँ भी फीचर्स रिपीट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, नए फीचर्स भी जा सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे पास कर दिया F1, F3, F4, इधर मैं पास करूँगा F2, F3, F5, इधर मैं पास कर सकता हूँ F3, F4, F5, F6, ऐसे, ठीक है। तो सारे ये बेस लर्नर्स को हम लोग रो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड फीचर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट यूज करके सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली, हमेशा याद रखिए ये बेस लर्नर जो है इंडिपेंडेंटली ट्रेन होते हैं, ठीक है। बेस लर्नर जो इंडिपेंडेंटली ट्रेन होते हैं इस स्पेसिफिक डेटा सेट में। अब फाइनली आप अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम करेंगे, राइट, तो लेट्स से कि हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था ये डेटा सेट, तो कभी भी मेरा न्यू डेटा पॉइंट दूंगा तो ये आइदर 0 और 1 देगा, तो लेट्स से ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, और ये भी 1 दे रहा है। तो ईजिली आप यहां देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे मेजॉरिटी वोटिंग क्लासीफायर यूज करके हम लोग को बेसिकली आउटपुट मिल जाएगा, राइट, क्लासिफिकेशन के केस में। तो इस केस में हमारा आउटपुट होगा 0। कभी भी न्यू डेटा को, कभी भी कोई भी हम न्यू डेटा यहां पास करें तो यूजुअली मेजॉरिटी वोटिंग क्लासीफायर क्लासिफिकेशन के केस में आ सकता है। बट रिग्रेशन के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ रिग्रेशन हम लोग यहां स्पेसिफिकली यूज करेंगे एवरेज, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बहुत ही क्लियरली इधर, ठीक है। इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग यहां यूज करेंगे मेजॉरिटी वोटिंग क्लासीफायर, इन केस ऑफ रिग्रेशन हम लोग बेसिकली यूज करेंगे एवरेज, ठीक है, एवरेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये बोल रहा हूं कि रिग्रेशन के केस में कभी भी मेरा कोई भी न्यू डेटा आता है, राइट, तो कुछ कुछ आउटपुट आ जाएगा। यहां पे स्पेसिफिकली कुछ कंटिन्यूस वैल्यू आएगा, यहां भी कुछ कंटिन्यूस वैल्यू आएगा, यहां भी कुछ कंटिन्यूस वैल्यू आएगा, यहां भी कुछ कंटिन्यूस वैल्यू आएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे वैल्यू का मैं अगर एवरेज ले लेता हूं तो बेसिकली मेरा वो स्पेसिफिक चीज आउटपुट आएगा। तो ये हमेशा जो हम लोग देख रहे हैं ये स्पेसिफिकली हम लोग आउटपुट के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा बेसिक डिफरेंस, और ये रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम करता है। आई होप आप लोगों को पता चल रहा हो। बट मेरे को थोड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने हैं जो इंटरव्यू रिलेटेड चीजें के बारे में बताता है, ठीक है। इंटरव्यू में ऑब्वियसली ये वर्किंग तो बहुत ही सिंपल है, इतना बड़ा नहीं है, बट आपको ये टर्म्स याद रखना पड़ेगा, रो रिप्लेसमेंट क्या, रो सैम्पलिंग क्या होता है, फीचर सैम्पलिंग क्या होता है, और ये सारा चीज क्या होता है। अब लेट्स से
कि रैंडम फॉरेस्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, और ये रैंडम फॉरेस्ट से क्या होगा पता है गाइस, कि ये जो बेस लर्नर है ना, मैं इसको सैंपल ऑफ डेटा पॉइंट्स इसको दे रहा हूं ट्रेन करने के लिए, तो ये अपने इसमें एक अलग एक्सपर्ट्स है, ये भी एक अलग एक्सपर्ट 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 है, ठीक है। तो ये जब जब एक्सपर्ट है, जब अपना नॉलेज ये लोग कंबाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा आउटपुट होता है, राइट, क्योंकि आप अगर देखेंगे कोई भी एक टीम में ना, मेजॉरिटी वोटिंग अगर समझिए, एक कोई डिसीजन लेने के लिए मेजॉरिटी वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोगों को जो फाइनल डिसीजन होता है ना, काफी एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है। इस रैंडम फॉरेस्ट को हम लोग ये भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, ठीक है, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। तो ये एक स्पेसिफिक वर्ड्स भी यूज करते हैं हम इसके लिए। बूटस्ट्रैप मतलब ये स्प्लिट हुआ, और एग्रीगेट कर रहे हैं, सबका आउटपुट हम लोग एग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है। बट एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई शुड वी यूज रैंडम फॉरेस्ट इवन दो वी हैव डिसीजन ट्री, ठीक है, क्योंकि डिसीजन ट्री से भी मैं सेपरेटली पूरा कर सकता हूं, राइट, और वहां पे मेरे को आउटपुट भी आता है, वहां क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता हूं। रैंडम फॉरेस्ट में मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे डिसीजन ट्री यूज कर रहा हूं। एक चीज याद रखिएगा, इस प्रॉब्लम क्या होता है डिसीजन ट्री में, ठीक है, जब भी मैं एक डिसीजन ट्री बनाऊं विदाउट एनी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, तो उसका मतलब क्या कर रहा हूं, मैं पूरा इन डेप्थ, मैं सिर्फ एक सिंगल डिसीजन ट्री लेता हूं, तो लेट्स से कि मैं पूरा इसको पूरा डेप्थ में मैंने स्प्लिट कर दिया सारे फीचर्स को लेके। तो इस सिनेरियो में हम लोग ने ऑलरेडी देखा था डिसीजन ट्री में, कभी भी कोई हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट में हम इस तरीके का डिसीजन ट्री बना देते हैं जो पूरा डेप्थ में इसको स्प्लिट कर दे, तब यूजुअली हमारे पास एक सिनेरियो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरफिटिंग। उसका मतलब क्या, ओवरफिटिंग मतलब ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज हाई, ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज हाई, ठीक है, एंड सिमिलरली द टेस्ट एक्यूरेसी विल बी लेस, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं, टेस्ट एक्यूरेसी विल बी लेस। तो जब भी मेरा ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत हाई है बट टेस्ट एक्यूरेसी बहुत लेस है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ओवरफिटिंग वाला सिनेरियो आ गया है, ठीक है। और इसके रिलेटेड हम लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि कभी भी आपका ट्रेनिंग एक्यूरेसी हाई होता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे लो बायस एंड हाई वेरिएंस। आप मेरा मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा गाइस, मैं ये सारा चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, हाई वेरिएंस, ठीक है। अब हमारा मेन एम ये है, हम लोगों को ये लो बायस आ रहा है, इट इज गुड, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी हाई होना चाहिए, टेस्ट एक्यूरेसी भी हाई होना चाहिए। तो मैं अगर हाई का एग्जांपल लूं, अगर समझिए मेरा ट्रेनिंग एक्यूरेसी 90 है, अगर हमको टेस्ट एक्यूरेसी 85% मिल रहा है, तो दिस इज वेरी गुड, ठीक है, इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। बट अगर मेरा टेस्ट एक्यूरेसी 50% आ गया या 60% आ गया, देन इट इज वेरी बैड, ठीक है, ये बहुत ही बैड है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाई वेरिएंस है ना, हमको इसको लो वेरिएंस करना है, और ये हाई वेरिएंस टू लो वेरिएंस हम लोग बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट से कर पाएंगे। क्यों रैंडम फॉरेस्ट से कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है कि मल्टीपल डिसीजन ट्री लेते हैं हम ऐसे बहुत सारे पैरेलल डिसीजन ट्रीज लेंगे जो पूरा डेप्थ तक स्प्लिट करेगा, नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक डिसीजन ट्री, मल्टीपल डिसीजन ट्री हम लोग ऐसा पूरा डेप्थ पे स्प्लिट करते हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग वहां पे सैंपल ऑफ रोज और सैंपल ऑफ फीचर्स देते हैं। तो जब हम सैंपल ऑफ रोज एंड सैंपल ऑफ फीचर्स देते हैं, तो इस स्पेसिफिक डेटा के लिए ये एक डिसीजन ट्री एक सेपरेट एक्सपर्ट होगा, डिफरेंट डेटा के लिए ये डिसीजन ट्री एक सेपरेट एक्सपर्ट होगा। तो इस सिनेरियो से हम लोग देख पाते हैं कि ये हाई वेरिएंस जो होता है ये लो वेरिएंस बन जाता है, ठीक है। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि आप रैंडम फॉरेस्ट क्यों यूज करते हैं, आप सीधा सीधा बोलिए डिसीजन ट्री में यूजुअली होता है लो वेरिएंस एंड लो बायस, मतलब ओवरफिटिंग, राइट। अगर हम डिसीजन ट्री बाय डिफॉल्ट ले, लो बायस एंड हाई वेरिएंस, और अगर हमको ये हाई वेरिएंस टू लो वेरिएंस कन्वर्ट करना है, और कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रो सैंपलिंग और फीचर सैंपलिंग कर रहे हैं, और ये लो बायस ही होगा क्योंकि डिसीजन ट्री का ये प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग अचीव कर पाएंगे रैंडम फॉरेस्ट से, क्योंकि वहां पे हम लोग मल्टीपल डिसीजन ट्री यूज करते हैं, और मल्टीपल डिसीजन ट्री के साथ हम लोग रो सैंपलिंग और फीचर सैंपलिंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रैंडम फॉरेस्ट क्यों यूज होता है। अब चलिए मैं एक काम भी करता हूं, ये डेटा सेट में ना लेट्स से कि मैंने 200 रिकॉर्ड्स भी मैंने चेंज कर दिए, मैंने सडनली न्यू लाया, तो फिर भी क्या ये इंपैक्ट होगा, ये मॉडल ट्रेन बेसिकली इंपैक्ट होगा अगर मैं नया 200 रिकॉर्ड्स भी ला दूं मेरे डेटा सेट में?
उतना इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि गाइस ये 200 रिकॉर्ड्स भी स्प्लिट हो जाएंगे ना, ये सारे डिसीजन ट्री और बेस लर्नर्स में बेसिकली स्प्लिट हो जाएंगे। और जब स्प्लिट हो जाते हैं तो ये ट्री जो एक एक्सपर्ट है जिसको हम लोग बेस लर्नर्स बोल रहे हैं, उतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा, उतना इंपैक्ट नहीं आएगा ये डिसीजन ट्री के रिलेटेड, ठीक है। तो ये फिर भी बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 200 रिकॉर्ड्स है, ये सब सारे रिकॉर्ड सिर्फ एक ही डिसीजन ट्री पे नहीं जाएगा, इसको पूरे स्प्लिट हो जाएंगे। लेट्स से कि ये 50 यहां गया, 50 यहां गया, 50 यहां गया, 50 यहां गया, राइट। तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा और ये प्रॉपरली ट्रेन हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा डिसीजन ट्री के बारे में, जो एक बैगिंग टेक्निक है। हम लोग ने रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों देखा। क्लासिफिकेशन के केस में हम लोग मेजॉरिटी वोटिंग क्लासिफायर यूज करते हैं, रिग्रेशन के केस में हम लोग बेसिकली एवरेज फाइंड आउट करते हैं। और हम लोग ये भी समझें कि डिसीजन ट्री में लो बायस एंड हाई वेरिएंस होता है, और ये हाई वेरिएंस को हम लोग लो वेरिएंस कैसे कर रहे हैं वो भी समझे। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग मल्टीपल बेस लर्नर्स ले रहे हैं, और मल्टीपल बेस लर्नर जब ले रहे हैं हम लोग, इसके लिए हर एक बेस लर्नर के लिए एक सेपरेट डेटा पॉइंट्स और फीचर्स भी दे रहे हैं। हाँ, थोड़े रिपीट हो सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज मेक श्योर करिएगा यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड ऑल, बाय।